नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पोलिटी को लेके जो भी कल आपको क्लास नहीं मिली थी उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हमारी एक शादी थी और मेरा फ़ोन जो है मैं वीडियो बनाती हूँ वो ख़राब हो गया था, उसके लिए इश्यू था और मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं इंडियन पोलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है। आज जो हमारी इंडियन पोलिटी की क्लास रहेगी वो 22वें नंबर की क्लास रहेगी। कौन से नंबर की? 22वें नंबर की। तो हम अपनी क्लास शुरू करें। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम जरूर लें। इंडियन पोलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? आज हमने जो 21 नंबर की क्लास थी इंडियन पोलिटी में हमने राष्ट्रपति किया था, और 20 नंबर की क्लास थी उसमें हमने भाग 4 क और भाग 5 जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था। भी भाग 5 में 5 अध्याय है। जो सबसे बड़ा भाग 5 है भी जो आर्टिकल है 52 से 151 है। तो हमने राष्ट्रपति के सारे पढ़ लिए थे। पिछली वीडियो जरूर देखें। राष्ट्रपति की हमने जो आर्टिकल हमने पढ़ा था भी आर्टिकल है 52 से 61 पढ़ा था। आर्टिकल हमने 52 से 61 पढ़ा था। परंतु आर्टिकल अगर बात करें आर्टिकल 62 की, मैं यहाँ लिख रही हूँ भी आर्टिकल है आर्टिकल 62 है। वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भी आर्टिकल 62 में क्या लिखा है। आर्टिकल 62 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपने अंतिम कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो अपने कार्यकाल के दौरान ही वो नेक्स्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन है जो प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाए। ध्यान से सुने। भी आर्टिकल है 62 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जैसे 5वां साल, जैसे 5 वर्ष समाप्त होने वाले हो, तब राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही अन्य राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। जो प्रोसेस रहता है राष्ट्रपति बनने का, वो राष्ट्रपति के पद पर रहते ही राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाए। वो आर्टिकल है 62 में लिखी है। इससे पहले हमने 52 से लेकर 61 किया। 52 में जिक्र था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में हमने बहुत सारी कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी। उसके साथ भी आज हमारा टॉपिक रहेगा शक्तियों को लेकर रहेगा। तो हमने कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा। उसके बाद 54 में लिखा था राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, और 55 में लिखा था राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया। 56 में लिखा था राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में लिखा था पुनर्राष्ट्रपति निर्वाचन, और 58 में लिखा था राष्ट्रपति की योग्यता, और जो 59 में लिखा था भी राष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो। 60 में लिखा था शपथ राष्ट्रपति की। आर्टिकल 61 में उस पर राष्ट्रपति पर तो जो महाभियोग लाया जाता वो किस प्रकार से, वो हमने सारा कर लिया। पिछली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद नेक्स्ट देखें। आज जो हमारी जो क्लास रहेगी, तो आज हमारी क्लास रहेगी वो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित रहेगी। राष्ट्रपति की जो शक्तियां भी, तो हम उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां, जो हमने उसकी शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसे हमने कार्यकारी शक्तियां में पढ़ ली भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 के तहत, 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 124 आर्टिकल के तहत करता है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के तहत करता है। ये हमने कार्यकारी शक्तियां पढ़ ली थी पीछे, परंतु कुछ एक रहती है जो हम करेंगे, जैसे कार्यकारी शक्तियां होगी, सैन्य शक्तियां होगी, आपातकालीन शक्तियां होगी, न्यायिक शक्तियां होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, उसमें हम फर्स्ट है कार्यकारी राष्ट्रपति की शक्तियां, उसमें फर्स्ट हम कार्यकारी शक्तियों का जिक्र करेंगे जो मैंने आर्टिकल 53 में तुम्हें बता दिए। यहाँ लिखा है भी हमने बहुत सारी आर्टिकल 53 में कर ली थी, वहां इकट्ठा मैंने कराने का काम किया। कुछ एक रहते थे एक दो, वो मैंने यहाँ लिखने का काम किया है। आर्टिकल 80 में जो जिक्र मिलता है वो किसका मिलता है भी? राज्यसभा का जिक्र मिलता है। आर्टिकल है 80 में किसका जिक्र मिलता है? राज्यसभा का। आर्टिकल 80 में लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है।
आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। वो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल है 80 के तहत। अगर पूछे राज्यसभा का जिक्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 80 में है। तो ये भी ध्यान रखना भी, जो कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत करता है। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया, ये 12 सदस्य किस देश से हमने ये कंसेप्ट अपनाया था? आयरलैंड से। आयरलैंड से जो हमने 12 सदस्य मनोनीत करने का जो कंसेप्ट लिया था, वो किस देश से लिया था? आयरलैंड से लिया था। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। ये भी ध्यान रखना। और ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? साहित्य में, मतलब जो साइंस में, कला में, ये जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, ये जो अच्छे जो कार्य करते हैं, मान लो गिने चुने लोग हैं, वो उनमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की बात करें, हम आगे राज्यसभा कंप्लीट पढ़ेंगे तब मैं सारा बताऊंगी। इसमें जो अधिकतम मैक्सिमम सीटें 250 हो सकती है, परंतु अब जो है राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 245 पे हैं। उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं और 233 पे इलेक्शन होते हैं, चुने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, निर्वाचित होते हैं। तो 12 सदस्य, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 12 करता है। ये 12 सदस्य को मनोनीत करने का कंसेप्ट हमने किस देश से लिया? आयरलैंड से लिया। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 85 में, आर्टिकल है 85 में लिखा है भी राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा का जिक्र करें तो ये आर्टिकल 81 में लोकसभा का जिक्र है, जो आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा का। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को पूर्व कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। अगर मतलब कोई गड़बड़ी हुई है, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो वो पहले 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है। और जो राष्ट्रपति हैं, लोग जो संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है, संयुक्त अधिवेशन है, वो राष्ट्रपति उसकी बैठक बुलाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, परंतु उसके लोकसभा जो संसद के जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ये भी ध्यान रखना भी। और जो लोकसभा में जो संसद में 2 सदन होते हैं और 2 स्तर होते हैं, जो हर 6 महीने के बाद एक बैठक बुलाई जाती है। बुलाई तो राष्ट्रपति के द्वारा जाती है, परंतु उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? कमेंट में जरूर लिखेंगे। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 123, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल है 123 भी, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब ये ध्यान से सुने, अध्यादेश से क्या चीज होती है? अध्यादेश होता है, अगर राष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति को कोई लोक कल्याण के लिए कानून पास करना हो, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन होने जरूरी होते हैं। परंतु बाई चांस एक सदन ना हो उस टाइम और लोक कल्याण के लिए कानून पास करना जरूरी हो, तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश कानून बना सकता है, परंतु वो कानून 6 महीने के लिए रहता है। अगर 6 महीने में दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो वो आगे साधारण कानून बन जाएगा। अगर वो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है, तो उसको भंग कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अध्यादेश है, ये अध्यादेश जो जारी करता है, ये कानून बनाता है। अगर कोई सदन ना हो, एक ही सदन हो संसद में, सॉरी, आर्टिकल 123 के तहत लिखा है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कानून बनाता है लोगों के कल्याण के लिए। दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी होता है, परंतु बाई चांस एक सदन संसद में ना हो और लोगों के कल्याण के लिए कानून जरूरी हो, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत मंजूरी दे देता है उस कानून को। और वो कानून 6 महीने के लिए ही चलेगा। 6 महीने के अंदर है, जो लोकसभा में सदन नहीं था, दोनों सदन मिलकर उसे 2/3 बहुमत से पास कर दें, तब तो वो साधारण कानून बन जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो उस कानून को भंग कर दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है आर्टिकल है 331। आर्टिकल 331 में लिखा है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता था।
अब ये खत्म कर दिया गया है भी, अब इसको खत्म कर दिया गया है। परंतु पूछ सकता है भी राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किए जाते थे? तो आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे, जो अब क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए हैं। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन है 2019 में आया था और ये लागू हो गया था जनवरी 2020 से। ये एंग्लो इंडियन जो सीटें थी लोकसभा में दोनों समाप्त कर दी गई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किस संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 में है, उसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया है और ये लागू हो गया था जनवरी 2020 से। ये भी ध्यान रखना भी। एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं और 12 सदस्य राज्यसभा में, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है कार्यकारी शक्तियां, हमने पीछे आर्टिकल 53 में की है बहुत सारी और 3 यहाँ करवा दी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की जो वित्तीय फाइनेंशियली जो शक्तियां हैं वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 112 में आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। आर्टिकल 112 में किसका जिक्र है? आर्टिकल है 112 में अगर बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण जिक्र है भी। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? बजट होता है भी। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? बजट है भी। बजट का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान में जो जिक्र है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, जो 1 वर्ष की लेखा जोखा का हिसाब जो होता है, बजट जो पेश किया जाता है वो हम बजट से पढ़ते हैं, परंतु संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है और जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण है ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो वित्त मंत्री पेश करती है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। और वो किस में लिखा है ये बात? ये आर्टिकल है 112 में ये बात है बोली गई है, तो ये भी ध्यान रखना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बजट का मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगी। बजट जो है ये पहली बार हमारे भारत का पहला बजट जो 1860 में विलियम जेम्स द्वारा पेश किया गया था। बजट एक फारसी भाषा का शब्द है, एक चमड़े का थैला है। इसका हम फिर कभी जिक्र करेंगे बजट का, आज इतना ही जिक्र करेंगे। बजट का जिक्र है वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, जो आर्टिकल है 112 में है और इसको पेश करने की अनुमति देता है वो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। और कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है आर्टिकल 266 भी। आर्टिकल 266 लिखा है, उसमें संचित निधि का जिक्र किया गया है। संचित निधि और उसके बाद लिखा है आर्टिकल 266 उसमें आकस्मिक निधि। पहले ये समझ लो भी संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या होती है। ये पैसे के भंडार होते हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि। जो मैंने बताया भी, जो उसमें हमने कंपनी रूल पढ़े थे उसमें बताया था भी भारत की संचित निधि से पैसे दिए जाएंगे ब्रिटिश अधिकारियों को। तब मैंने बताया था आर्टिकल 266 और 267 का जिक्र किया था। तो जो हमारे मंत्री परिषद है और हमारे जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वो संचित निधि से पैसे दिए जाते हैं। संचित निधि से पैसे निकालने के लिए मान लो जो अनुमति होती है वो जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? संचित निधि से पैसे निकालने की जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है। ये भी ध्यान रखना, किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है भी। संचित निधि से पैसे निकालने हो तो इसकी पावर किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है। और संसद किससे बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा बजट, और फिर है उसमें अंतिम जो सिग्नेचर होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे। तो संचित निधि से पैसे निकालने हो तो किसको ये शक्ति प्राप्त है? ये संसद को ये शक्ति प्राप्त है। संचित जो 3 अक्षर से बना है, संसद भी 3 अक्षर से बना है। उसके बाद जो है इनसे क्या दी जाती है? पेंशन वगैरह दी जाती है हमारे मंत्रियों और उनको। उसके बाद आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से जो पैसे निकाले जाते हैं उसकी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आकस्मिक निधि से जो पैसे निकाले जाते हैं उसकी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जो कौन सी शक्ति है अभी? आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की। अगर हमें पैसे आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर किसी राज्य में भूकंप, तूफान और कुछ भी आ जाए, तूफान जैसी स्थिति आ जाती है, तो तुरंत हमें उस राज्य की जो है उसको सेव करने के लिए, उसकी मान लो उसको राज्य को बचाने के लिए वहाँ अच्छे साधन प्रोवाइड करवाने के लिए हमें तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर तूफान
अगर बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, अगर जो मतलब जैसे मौसम खराब हुआ अभी ज़्यादा उसको नुकसान हो जाए, तो आकस्मिक निधि से उस राज्य के लिए पैसे निकाले जाते हैं। और वो किसके आधार पर उसको कौन प्रोवाइड कराएगा? आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। सिर्फ राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो आकस्मिक बड़ा है, राष्ट्रपति भी अक्सर बड़ा है, 4-5 अक्षरों से ये भी 4। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल बहुत बार पूछा गया, संचित निधि जो आर्टिकल 266, आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 267। और संचित निधि से पैसे निकालने हो तो संसद के हाथों में इसकी पावर है, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के 3 स्टेप से गुजरना होगा। यहाँ सिर्फ एक राष्ट्रपति के सिग्नेचर ही जरूरी है आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए। तो कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ में हमने आर्टिकल 112, 266 और 267 किया। उसके बाद अगर बात करें न्याय शक्तियाँ में हम जिक्र करते हैं जो आर्टिकल 143 आर्टिकल है 143, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। आर्टिकल है न्यायिक शक्तियों में बोला गया भी आर्टिकल है 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह ले सकता है, परंतु सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है भाई राष्ट्रपति। ये लिख लेना, वह किसी विषय पर सलाह ले सकता है परंतु उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन है? राष्ट्रपति भी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं है, हाँ सलाह ले सकता है। वो आर्टिकल 143 में लिखा है, न्यायिक शक्तियों में किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, परंतु सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है भी। आगे अगर बात करें आर्टिकल 72 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 72 में लिखा है कि राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, राष्ट्रपति मृत्युदंड और सैनिक सजा है, सैनिक सजाओं को भी माफ कर सकता है। आर्टिकल 72 में लिखा है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड और जो सैनिक शक्तियां हैं, सैनिक सजा है, उनको माफ कर सकता है, उनको कम कर सकता है भी। मृत्युदंड से वो उम्र कैद कर सकता है, वो उसको सजाओं को कम करा सकता है। जो किस में लिखा है? ये आर्टिकल 72 में लिखा है। हम अगर मान लो किसी को फांसी की सजा हो जाए तो हम राष्ट्रपति से गौर, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के साथ जो आर्टिकल 72 में लिखा भी हम गौर लगा सकते हैं और राष्ट्रपति उसको माफ भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी सैन्य शक्तियां हमने कार्यकारी शक्तियां पढ़ी, वित्तीय शक्तियां पढ़ी, न्यायिक शक्तियां पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम सैन्य शक्तियां जो सेना के लिए पावर है। आर्टिकल 52 में लिखा है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। आर्टिकल 52 में लिखा है जो सैन्य शक्तियों में भी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भी। जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो ये ध्यान रखना, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति को वो जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 52 में लिखा है। उसके साथ बोला गया भी किसी देश के साथ युद्ध करना हो उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात मैंने लिखने का काम किया है भी किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा की जाएगी, वो भी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां भी कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। आपातकालीन शक्तियां 3 हैं। इसमें पहली पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल भी पूरे देश में लगा देना, इमरजेंसी लगा देना। वो आर्टिकल 352 में लिखा है किसी विशेष राज्य में लगा देना, जैसे अभी मणिपुर में लगी है। अभी मणिपुर में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राज्य आपातकाल लगा है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, जो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत। उसके बाद वित्तीय आपातकाल भी, जो वित्तीय आपातकाल है, जो भी वित्तीय संकट आ जाने के कारण जो देश में इमरजेंसी लगती है, वो आर्टिकल 360 के तहत लगती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया।
पूरे देश में लगानी हो तो 352 आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य विशेष में लगानी हो तो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जो अभी मणिपुर में लगा है आर्टिकल 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल है 360, और वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये भारत में एक बार भी नहीं लगा, भी एक बार भी नहीं लगा है, नहीं लगी है भी। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगी है। अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़ के बाकी सभी मंत्रियों के जो है वेतन को कम किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। भी अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है, अभी तक लगा नहीं है भारत में एक बार भी, और ये आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। और अगर तो उसमें राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर बाकी सभी के वेतन को कम किया जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल है जो 3 कारणों से लगाया जा सकता है। ये अगर युद्ध की स्थिति हो, आक्रमण कर दे कोई देश या आंतरिक विद्रोह हो जाए, तो युद्ध और आक्रमण की वजह से हमारे देश में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है, 3 बार लगा है, जो 2 तो युद्ध और आक्रमण की वजह से लगे हैं। एक बार 1962 में लगा भारत चीन युद्ध के कारण, 1962 में लगा भारत चीन युद्ध के कारण, और 1971 में लगा भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। 1962 में लगा भारत चीन युद्ध के कारण और 1971 में लगा भारत पाक युद्ध के कारण। ये युद्ध और आक्रमण के कारण थे। उसके बाद जो तीसरे नंबर का लगा वो आंतरिक विद्रोह, विदेश में जो गड़बड़ियां चल रही थी, आंतरिक विद्रोह जो इंदिरा गांधी ने रातों रात इमरजेंसी लगाती थी। और इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल यही थी, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आंतरिक विद्रोह के कारण इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, और ये 21 मार्च 1977 तक चला था। 25 जून 1975 से ये 21 मार्च 1977 तक चला था, और 25 जून को ही हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो हाल ही में 2024 में घोषणा की गई है, भी 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये इमरजेंसी लगाई थी वो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। 62 वाली है जो लाल बहादुर शास्त्री ने लगाई थी, 71 और जो ये 75 वाली है, दोनों इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो सबसे बड़ी भूल थी आंतरिक विद्रोह इंदिरा गांधी की, जिन्होंने देश में गड़बड़ियां दिखाई, भी आंतरिक विद्रोह हैं, उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए सब कुछ किया था। तो ये सबसे बड़ी भूल थी इंदिरा गांधी की। हमने मानती हूँ इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे काम किए, पर इंदिरा गांधी की ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलतियां भी की थी। आंतरिक विद्रोह का जो है वर्तमान में आंतरिक विद्रोह का नाम बदल कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। भी आंतरिक विद्रोह का नाम बदल कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। भी सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। और ये नाम कौन से संविधान संशोधन के तहत? ये नाम है 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में हुआ था, उसके तहत ये आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया भी, आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका जो प्रस्ताव है, अगर जो कानूनी जो युद्ध आक्रमण के कैबिनेट प्रस्ताव लेके आता है, और कैबिनेट प्रस्ताव दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, 1 महीने के अंदर इसे पारित करना होता है 2/3 बहुमत से। उसके बाद राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीने जाते। भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, सब सिस्टम बंद हो जाता है, और जो है सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीने जाते। एग्जाम में पूछ लिया गया है भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल है जिनको भंग नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 और 21 को। तो ये ध्यान रखना, 20 और 21 में किसका वर्णन है वो कमेंट में जरूर लिखे, मैंने आपको करवा दिया है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है
भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन आर्टिकलों को भंग नहीं किया जाता, तो 20 और 21 को नहीं किया जाता, बाकी सबको भंग कर दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए देश में तो पूरे देश के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो वो शक्ति किसके हाथ में है, संसद के हाथ में होगी। पूरे देश को चलाने के लिए जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, राष्ट्रपति के हाथ में होगी। और कानून बनाने की जो पावर है वो संसद के हाथ में होगी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अब हम बात करेंगे राज्य आपातकाल भी। राज्य आपातकाल, जो राज्य आपातकाल है जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, जो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल है 356 के तहत लगाया जाता है। और जो राज्य आपातकाल है ये अगर राज्य में संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो राज्यपाल के कहने से राष्ट्रपति लगाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ध्यान से सुन लेना भी, अगर राज्य में कोई आपातकाल, मान लो हरियाणा में राज्य आपातकाल लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राष्ट्रपति को कहेगा भी हमारे यहाँ संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है हरियाणा में, तो राष्ट्रपति लगाएगा, द्रौपदी मुर्मू लगाएगी, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर लगाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किसकी सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है राज्य में। तो सलाह तो प्रधानमंत्री देगा और जो उसकी सूचना देगा राज्य में गड़बड़ियों की, संवैधानिक नियमों उल्लंघन की, उसकी सूचना राज्यपाल देगा भी। तो ये ध्यान रखना। अगर जो अभी तक जो है भी जो राज्य आपातकाल लगा है भी, सबसे पहले भी किस राज्य में आपातकाल लगा है, तो पंजाब में सबसे पहले लगा था भी, पंजाब राज्य में सबसे पहले लगा था। ये 1950 से 51 लगा था भी, 1950 से 51 लगा, सबसे पहले पंजाब राज्य में राज्य आपातकाल लगा। उसके बाद अगर बात करें सबसे लंबा राज्य आपातकाल लगा है वो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था भी, 1990 से ये 1996 तक लगा था भी। सबसे लंबा राज्य जो राष्ट्रपति शासन लगा था किस राज्य में लगा, जम्मू कश्मीर में लगा। और सबसे पहले लगा वो पंजाब में लगा। और सबसे अधिक बार जो लगा वो किस में लगा है भी, मणिपुर में लगा है। मणिपुर में जो 11 बार पहले लग चुका है, अब जो लगा है 11 + 1 और हो गया अभी 12 बार लग गया है, 12 बार। अब मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है भी, और मणिपुर जहां कुकी और मेती 2 जातियों को लेकर संघर्ष चल रहा है, उसकी वजह से वहां के जो सीएम ने इस्तीफा दे दिया है और वहां अब राष्ट्रपति शासन लागू है भी। जो किस राज्य में, मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार लगा है, 11 बार पहले लग चुका है, अब 12वीं बार लगा है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी पंजाब में सबसे पहले किस राज्य में राज्य आपातकाल लगाया गया, पंजाब में लगाया गया, जो 1950 से 51 लगा। सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाला राज्य आपातकाल है वो किस में, जम्मू कश्मीर में था, 90 से 96 में था। सबसे अधिक बार लगने वाला राज्य वो मणिपुर है भी, 11 बार पहले लग चुका है, अब 2025 में फिर भी लग गया उसमें मणिपुर में। तो किसकी, जो उसमें मणिपुर में 2 जाति है कुकी और मेती, उनमें संघर्ष चलता रहता है। तो ये ध्यान रखना। मैंने सारा लिखाने का काम किया है। उसके बाद जो मैंने बताया है अभी वित्तीय आपातकाल, पहले ही बता दिया, अभी वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है और ये आर्टिकल 360 के तहत लगता है। अगर वित्तीय आपातकाल देश में लगता है तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर बाकी सभी के वेतन को कम किया जाएगा। इन सभी को लगाता कौन है, राष्ट्रपति लगाता है। तो ये मेरी क्लास थी, इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक वीडियो और रहेगी राष्ट्रपति, जो आज तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं वो सारे के सारे मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी। तो क्लास को बार बार देखें भी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।